क्या होता है जब एक माँ का प्यार नफरत की आग में जल जाता है? क्या होता है जब दौलत रिश्तों पर हावी हो जाती है? ये कहानी एक ऐसी ही लड़की की है जिसने अपने सपनों को सच होते देखा, लेकिन उसी रात उसके सारे सपने कांच की तरह टूटकर बिखर गए। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको विश्वासघात की गहराइयों से लेकर उम्मीद की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। एक ऐसी कहानी जो साबित करती है कि नियति का खेल सबसे बड़ा होता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो आप आगे देखने वाले हैं वो आपके दिल को छू जाएगा। मुंबई जैसे बड़े शहर में नर्सिंग की पढ़ाई करने आई थी ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। उसकी दुनिया छोटी लेकिन खुशियों से भरी थी। दूसरी तरफ था रोहन, शहर के सबसे बड़े बिल्डरों में से एक का इकलौता बेटा। उसकी जिंदगी सोने के चम्मच के साथ शुरू हुई थी। उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। जब प्रिया और रोहन की मुलाकात एक अस्पताल में हुई, तो दोनों एक दूसरे की तरफ खिंचे चले आए। प्रिया को रोहन का भोलापन और परवाह करने का अंदाज अच्छा लगा, और रोहन को प्रिया की सादगी और सच्चाई से प्यार हो गया। लेकिन उनकी प्रेम कहानी में सबसे बड़ी दीवार थी रोहन की माँ, वसुंधरा देवी। वसुंधरा के लिए समाज में उनका नाम और रुतबा ही सब कुछ था। उन्हें अपने बेटे के लिए एक अनाथ और गरीब लड़की बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। जब उन्हें प्रिया के गर्भवती होने का पता चला, और वो भी 3 बच्चों की मां बनने वाली है, तो जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने भारी मन से इस शादी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन उनके दिल में प्रिया के लिए सिर्फ नफरत थी। मुंबई के सबसे महंगे 5 सितारा होटल की भव्यता में प्रिया खुद को खोया हुआ महसूस कर रही थी। चारों तरफ हजारों की कीमत वाले फूलों की सजावट थी। हवा में महंगे इत्र की खुशबू घुली हुई थी, और देश के बड़े बड़े उद्योगपति और राजनेता मेहमानों में शामिल थे। लेकिन इस चमक दमक के बीच प्रिया का दिल भारी था। उसके पैरों में सूजन आ गई थी, और शादी का भारी लहंगा उसके गर्भवती शरीर पर एक बोझ की तरह लग रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी, मैंने तो रोहन के परिवार से कितनी बार कहा था कि शादी जल्दी कर लेते हैं, जब तक पेट ज्यादा ना दिखे। पर नहीं, सासू मां को तो बस अपनी शान दिखानी थी। उसे अब चलना फिरना भी मुश्किल हो रहा था। उसे लगा कि उसे वॉशरूम जाना चाहिए। वो एक हाथ से अपने भारी लहंगे का किनारा पकड़कर धीरे धीरे हॉल से बाहर निकली। फॉयर में पहुंचकर उसकी नजर अपनी सास वसुंधरा देवी पर पड़ी, जो अपनी किसी सहेली से बात कर रही थी। प्रिया उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप पाश से निकलने लगी। लेकिन तभी वसुंधरा के शब्द उसके कानों में पड़े। वसुंधरा अपनी सहेली से कह रही थी, अंजना पूछो मत, बस किसी तरह यह ड्रामा झेल रही हूं। मेरा रोहन, मेरा हीरा बेटा, न जाने कहां से इस सड़क छाप लड़की को उठा लाया, और ऊपर से 3-3 बच्चों की गठरी भी साथ ले आई। मुझे तो शादी के लिए हाँ कहना पड़ा, वरना समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाती। मुझे तो शक है कि ये बच्चे मेरे रोहन के हैं भी या नहीं। यह लड़की बहुत चालाक है। मुंबई में एक घर और हमारे नाम के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरा रोहन तो तुम जानती हो कितना भोला है, बच्चे की तरह। बस जिद पकड़ ली कि प्यार करता हूं, शादी इसी से करूंगा। ये तो मेरे कर्मों का फल है। मैंने तो उसके लिए आर्किटेक्ट की बेटी श्वेता को पसंद किया था। कहाँ वो और कहाँ ये शब्द प्रिया के दिल में किसी जहरीले तीर की तरह चुभ गए। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने जोर से खांसने का नाटक किया। वसुंधरा ने पीछे मुड़कर देखा, और प्रिया को देखते ही उनके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान आ गई। अरे प्रिया बेटी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? चेहरा कितना उतरा हुआ है। चलो, मैं ड्राइवर को बोलती हूँ, तुम्हें घर छोड़ आएगा। तुम्हें इस हालत में ज्यादा आराम करना चाहिए। हम लोग यहाँ सब संभाल लेंगे। अपनी सास के मुंह से निकले वो मीठे लेकिन जहरीले शब्द सुनकर प्रिया को और भी ज्यादा घुटन महसूस होने लगी। उसे अपनी ही शादी में बेगानापन महसूस हो रहा था। वहां मौजूद हर शख्स उसे अजनबी लग रहा था। अमीर मेहमान उसे ऐसे देख रहे थे
जैसे वो कोई अजीब प्राणी हो। उनकी आंखों में तिरस्कार और उपेक्षा साफ झलक रही थी। प्रिया ने फैसला किया कि वो यहां एक पल भी और नहीं रुकेगी। उसने अपनी सास की बात मान ली और ड्राइवर के साथ घर चली गई। अपने कमरे में पहुंचकर वो तकिए में मुंह छिपाकर घंटों रोती रही। वो उम्मीद कर रही थी कि रोहन को जब पता चलेगा कि वो चली गई है, तो वो उसे फोन करेगा, उसके पीछे आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रात बहुत देर से जब रोहन कमरे में आया, तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसके कपड़ों से शराब और किसी अनजान औरत के परफ्यूम की महक आ रही थी। वो बिस्तर पर आते ही धड़ाम से गिर गया और बिना कपड़े बदले ही सो गया। प्रिया का दिल पूरी तरह टूट चुका था। वो उदासी से सोचने लगी, यह कैसी शादी है? दुल्हन के बिना ही जश्न मन रहा है। यह तो एक मजाका है। प्रिया को अपना नाम बचपन से ही पसंद नहीं था। अनाथालय में उसकी देखभाल करने वाली ने उसे यह नाम दिया था क्योंकि वो मार्च के महीने में महिला दिवस के आसपास वहां लाई गई थी। उसे 3 साल की उम्र में कोई अनाथालय के गेट पर छोड़ गया था। उसे अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं था, सिवाय कुछ धुंधली यादों के। लड़ाई झगड़े, रोने की आवाजें और कुछ टूटे फूटे शब्द। उसे बस एक डर याद था जो उसके अंदर गहराई तक समाया हुआ था। वो कौन थी, कहां से आई थी? प्रिया कुछ नहीं जानती थी। उसके पास न कोई पहचान पत्र था, न जन्म का कोई सबूत। जब वो अनाथालय आई थी, तो वो बहुत डरी सहमी थी। ठीक से बोल भी नहीं पाती थी और लोगों से बहुत डरती थी। शायद उसके साथ घर पर अच्छा बर्ताव नहीं होता था। धीरे धीरे वो थोड़ी ठीक हुई, लेकिन शांत और चुपचाप ही रहती थी। उसका बचपन ना तो बहुत अच्छा था, न ही बुरा, बस एक जैसा था। हर दिन एक ही रूटीन, सुबह उठना, स्कूल जाना, खेलना और सो जाना। चूंकि प्रिया ने कभी कोई और जिंदगी देखी ही नहीं थी, इसलिए उसे अनाथालय का अनुशासित जीवन कभी बुरा नहीं लगा। वो इसे ही सामान्य मानती थी। पढ़ाई में वो बहुत होशियार थी। शिक्षक उसके तेज दिमाग और शांत स्वभाव के कारण उसे बहुत पसंद करते थे। जब उसने स्कूल पूरा किया, तो उन्होंने उसकी बहुत मदद की। प्रिया हमेशा से एक डॉक्टर बनना चाहती थी, जरूरतमंदों की मदद करना चाहती थी। इसलिए उसने एक मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग के कोर्स में दाखिला ले लिया। उसे अपना खर्च चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो कॉलेज के बाद एक अस्पताल में सहायक के तौर पर काम भी करती थी। उसे एक छोटे से कमरे का किराया भी देना होता था। प्रिया दिखने में बहुत सुंदर थी। छोटी सी कदकाठी, मासूम चेहरा और घुंघराले बाल। बहुत से लड़के उस पर ध्यान देते थे, लेकिन प्रिया इन सब चीजों से दूर रहती थी। उसने अनाथालय में कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होते देखी थी। वो पहले अपने करियर पर ध्यान देना चाहती थी और फिर शादी के बारे में सोचना चाहती थी। या जोर नहीं चलता। एक दिन वो एक मरीज की देखभाल कर रही थी जिसका पेट का ऑपरेशन हुआ था। वो एक बहुत ही आकर्षक नौजवान था जिसकी आंखें बहुत गहरी थीं। वो लड़का प्रिया को पहली नजर में ही पसंद आ गया। वो बहुत विनम्र और तमीजदार था। धीरे धीरे उन दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई और फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गई। उस लड़के का नाम रोहन था। वो शहर के एक बहुत अमीर परिवार से था। उसके पिता एक बड़े उद्योगपति थे और मां नगर निगम में एक ऊंचे पद पर थीं। शुरू में प्रिया को थोड़ी झिझक हुई। उसे अपनी गरीबी पर शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसने रोहन से कुछ नहीं छिपाया और सच सच बता दिया कि वो एक अनाथ है और उसका कोई अमीर परिवार नहीं है। लेकिन रोहन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने प्रिया की तारीफ की। तुम बहुत बहादुर हो। तुम पढ़ाई भी कर रही हो और काम भी। तुम एक ही समय में सुंदर और बुद्धिमान हो। मैं तो तुम्हारी जगह होता तो ऐसा कभी नहीं कर पाता। मेरे पिता ने तो मुझे पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया, सारा खर्च उठाया। और मेरी माँ, वो तो आज भी मुझे बच्चा समझती है। प्रिया ने रोहन की बातों का जवाब देते हुए कहा, तुम नासमझ हो रोहन। तुम अपनी खुशकिस्मती को नहीं समझ रहे। अगर कोई मेरी इतनी परवाह करता, मुझे अपनी बेटी कहता, तो मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की होती। तुम्हें क्या लगता है
अकेले और आत्मनिर्भर होना बहुत अच्छा होता है। नहीं, ये बहुत डरावना होता है। जब आपके पास सहारे के लिए कोई नहीं होता, जब आपको किसी से कोई उम्मीद नहीं होती। उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। प्रिया को रोहन से बेपनाह मोहब्बत हो गई थी। उसका प्यार इतना गहरा था कि उसने अपने बनाए सारे नियम तोड़ दिए। उनका रिश्ता बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। प्रिया को लगता था कि वो दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की है। रोहन बहुत प्यार करने वाला और देखभाल करने वाला था। उसने वादा किया था कि वो हमेशा साथ रहेंगे और कभी अलग नहीं होंगे। कॉलेज में उसकी सहेलियां उससे बहुत जलती थीं, जब रोहन उसे अपनी महंगी गाड़ी में लेने आता था। प्रिया गर्व से उसका हाथ थामकर गाड़ी में बैठती थी। उसे लगता था कि उसे सपनों का राजकुमार मिल गया है। लेकिन कुछ महीनों बाद सब कुछ बदलने लगा। प्रिया की तबीयत खराब रहने लगी। उसे हर समय थकान और उल्टी जैसा महसूस होता था। वो बिना किसी वजह के रोने लगती थी। जब उसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और उस पर 2 गुलाबी लकीरें देखीं, तो उसके होश उड़ गए। वो अभी तक अपने रिश्ते के बारे में किसी को बताने के लिए तैयार नहीं थी। और अब ये खबर, ये सब उनके प्लान में बिल्कुल नहीं था। वो दोनों तो अभी समुद्र किनारे छुट्टियां हो मनाने जाने का सपना देख रहे थे। प्रिया की तो अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी। बच्चे, उन्होंने तो इस बारे में सोचा भी नहीं था। वो बस एक दूसरे से प्यार करते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रोहन को यह बात कैसे बताए। उसने कुछ हफ्तों तक यह बात अपने अंदर ही रखी। वो बहुत घबराई हुई और परेशान थी। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई। रोहन, मुझे कल डॉक्टर के पास जाना है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत होगी। रोहन ने चिंता से पूछा, हाँ बिल्कुल। पर हुआ क्या? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कि प्रिया ने बात टालते हुए कहा, समझ लो कुछ ऐसा ही है। कल सब पता चल जाएगा। प्रिया रोहन को अपने साथ अल्ट्रासाउंड के लिए ले गई। जो नतीजा सामने आया, उसने न सिर्फ रोहन को बल्कि खुद प्रिया को भी चौंका दिया। डॉक्टर ने जब बताया कि वो 3 बच्चों को जन्म देने वाली है, तो दोनों के होश उड़ गए। डॉक्टर खुद भी हैरान था। वो बार बार स्क्रीन पर देख रहा था और अपने होठों को हिलाते हुए गिन रहा था। 1, 2, अरे यह तो 3 है। यह तो हो ही नहीं सकता। बधाई हो, आपके 3 बच्चे होंगे। ऐसा बहुत कम होता है। मैंने तो अपने पूरे करियर में ऐसा केस नहीं देखा। अस्पताल से लौटते समय पूरे रास्ते रोहन परेशान था और शिकायत कर रहा था। प्रिया, यह कैसे हो गया? तुम तो खुद मेडिकल की छात्रा हो। क्या तुम्हें सावधानी बरतने का भी ख्याल नहीं आया? अब हम बुरी तरह फंस गए हैं। मैं अपने माता पिता को क्या बताऊंगा? वो तो मुझे मार ही डालेंगे। और हम रहेंगे कहाँ? तुम्हारे उस छोटे से एक कमरे के घर में, जहां हम दोनों के लिए भी ठीक से जगह नहीं है। वहां 5 लोग कैसे रहेंगे? मेरे पास तो अभी अपना घर भी नहीं है। पापा ने शादी पर एक फ्लैट देने का वादा किया था, लेकिन अब पता नहीं वो इस पर क्या कहेंगे। प्रिया सिसकते हुए बोली, मुझे नहीं पता अब क्या करना है। मैं खुद सदमे में हूं। मैं तो अभी मां बनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। और तुम मुझ पर ऐसे चिल्लाना बंद करो जैसे सारी गलती मेरी ही हो। मुझे भी बहुत डर लग रहा है। क्या तुम अब मुझे छोड़ दोगे? मैं एक अनाथ, ऊपर से गर्भवती, वो भी 3 बच्चों के साथ। अब तुम्हारे किस काम की? रोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने प्रिया को गले से लगा लिया और कहा, नहीं प्रिया, ऐसा मत सोचो। तुम्हें इस हालत में परेशान नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आखिर ये मेरे भी बच्चे हैं। इसका मतलब है कि हमें अपने माता पिता को सब कुछ सच सच बताना होगा और शादी करनी होगी। हम मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। प्रिया को थोड़ी तसल्ली हुई और वो शांत हो गई। कुछ दिनों बाद वो दोनों रोहन के माता पिता से मिलने गए, लेकिन वहां प्रिया का स्वागत बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। जब रोहन ने अपने माता पिता से कहा कि वो प्रिया से शादी करना चाहता है, तो माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया।
रोहन ने डरते डरते कहा, माँ पापा, ये प्रिया है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारे जल्द ही 3 बच्चे होने वाले हैं। इसीलिए हमें शादी करनी होगी। आप लोग मुझे ऐसे मत देखिए। हम खुद भी इस खबर से हैरान हैं। वसुंधरा देवी यह सुनकर चीख पड़ी और उन्होंने अपना दिल पकड़ लिया। रोहन के पिता चुपचाप गुस्से से घूरते रहे। इसके बाद घंटों तक उन्हें जीतने सवाल जवाब का सिलसिला चला। प्रिया के अतीत को ऐसे खंगाला गया जैसे वो कोई अपराधी हो। रोहन के माता पिता को प्रिया और भी ज्यादा नापसंद आने लगी। एक तो वो गर्भवती थी, ऊपर से 3 बच्चों के साथ। उसका कोई परिवार नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। उनके इकलौते लाडले बेटे के लिए ऐसी बहू उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। लेकिन अब उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। उन्हें प्रिया को स्वीकार करना ही पड़ा। यह भी तय हुआ कि प्रिया का छोटा सा कमरा किराए पर दे दिया जाएगा और शादी के बाद दोनों उनके आलीशान बंगले में ही रहेंगे, ताकि बच्चों को खेलने के लिए काफी जगह मिले। यहीं से प्रिया की एक नई मुश्किलों भरी पारिवारिक जिंदगी की शुरुआत हुई। प्रिया को काम करने की जरूरत नहीं थी। रोहन के परिवार वाले इसके सख्त खिलाफ थे। उनके लिए यह बहुत शर्म की बात थी कि उनकी बहू एक अस्पताल में सहायक का काम करे। शुक्र है कि उन्होंने उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने की इजाजत दे दी। जब प्रिया अपने फाइनल एग्जाम देने गई, तो उसका पेट बहुत बड़ा हो चुका था। वो दिल से चाहती थी कि उसकी और रोहन की शादी पेट दिखने से पहले हो जाए, ताकि सब कुछ सुंदर लगे। उसने 100 बार कल्पना की थी कि वो अपने प्यार के साथ डांस करेगी। उसने दुल्हन के लिबास की दुकानों में जाकर कई तरह के लहंगे देखे थे, घूंघट और गहने पसंद किए थे। आखिरकार हर लड़की के लिए शादी सिर्फ एक समारोह नहीं होता, यही प्यार का प्रतीक होता है। एक ऐसी रस्म जो जिंदगी भर याद रहती है। लेकिन वसुंधरा देवी जानबूझकर शादी को टालती रहीं। वो हर बार कोई नया बहाना बना देती थीं। कभी कहती तबीयत ठीक नहीं है, तो कभी जरूरी मीटिंग का बहाना बना देती। ऐसा लगता था जैसे वो जानबूझकर इंतजार कर रही थीं कि प्रिया का पेट और बड़ा हो जाए, ताकि वो मेहमानों के सामने उसे शर्मिंदा कर सके। वसुंधरा देवी एक बहुत ही सख्त और मुश्किल इंसान थीं। ऐसा लगता था जैसे उस लोहे जैसी औरत के अंदर दया, सम्मान या अच्छाई जैसी कोई भावना ही नहीं थी। उसने अपने पूरे परिवार और दफ्तर के लोगों को अपने काबू में रखा हुआ था। कोई भी उसकी बात टालने की हिम्मत नहीं करता था। मुंह पर तो वो बहुत मीठा बोलती थीं, लेकिन पीठ पीछे वो प्रिया को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थीं। जब भी रोहन काम से घर लौटता, वो उसे अपने कमरे में ले जाती और उसके कान भरना शुरू कर देती। बेटा, तुम्हें पता नहीं है आज तुम्हारी उस नर्स ने क्या किया? उसने तुम्हारी महंगी सिल्क की शर्ट खराब कर दी, उसे गलत तरीके से धो दिया और सारा दिन तो वो बस बिस्तर पर पड़ी रहती है। क्या खूब किस्मत पाई है उसने, न जाने कहां से आ गई। अभी तुम लोगों को मिले कुछ ही दिन हुए और देखो 3 बच्चे पेट में ले आई। क्या तुम्हें यकीन है कि ये बच्चे तुम्हारे ही हैं? हमारे खानदान में तो आज तक जुड़वा बच्चे भी नहीं हुए। 3 तो बहुत दूर की बात है। तुम्हें अपने गले में ये मुसीबत डालने की क्या जरूरत है? वसुंधरा आगे कहती, उसमें ऐसा क्या है रोहन? एक साधारण सी लड़की, न कोई अक्ल, न अच्छी पढ़ाई, न ही कोई पैसा। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि 3 रोते चिल्लाते बच्चों का मतलब क्या होता है? मैं तो पागल हो जाऊंगी और तुम भी हो जाओगे। तुम अभी इतने जवान हो, पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने है और तुम खुद को इन सब में फंसा रहे हो। तुम तो खुद अभी दिल से एक बच्चे हो जो हर चीज के लिए अपनी मां पर निर्भर रहता है। तुम 3 बच्चों की जिम्मेदारी कैसे उठाओगे? और वो भी तब जब तुम्हें पता ही नहीं कि वो किसके हैं। बेटा, अभी भी वक्त है, सोच लो। रोहन चिढ़कर जवाब देता, मां, आप चाहती क्या है? कि मैं प्रिया को इस हालत में घर से निकाल दूं? लोग क्या कहेंगे? और मैं उससे प्यार करता हूं। हाँ, ये सच है कि मैं अभी बच्चे नहीं चाहता। मुझे अंदाजा भी नहीं है कि क्या होगा, पर शायद मैं आदत डाल लूंगा। अब क्या कर सकते हैं?
वसुंधरा एक चालाक मुस्कान के साथ कहती, नहीं बेटा, निकालने के लिए कौन कह रहा है? मेरे पास एक और तरीका है। इससे हम सच्चाई भी परख लेंगे। इन बातों के बाद रोहन का व्यवहार बदल जाता। वो चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो जाता। ऐसा लगता था जैसे अब रोहन को भी पिता बनने की बात से खुशी नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी आजादी छिन जाएगी और वो हमेशा के लिए घर से बंद जाएगा। उनकी शादी भी एक सस्ते बेमतलब के नाटक की तरह हुई, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। यहां तक कि रजिस्ट्रार के ऑफिस में भी रोहन ने बस कुछ अस्पष्ट शब्द बुदबुदाए और घबराहट में प्रिया की उंगली में अंगूठी पहना दी। बाद में पार्टी में उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि प्रिया वहां से जा चुकी है और वो सुबह तक दोस्तों के साथ जश्न मनाता रहा। क्या कोई प्यार करने वाला इंसान ऐसा बर्ताव करता है? उनके रिश्ते की वो गर्मजोशी, वो प्यार कहाँ चला गया था? क्या यह सब सिर्फ प्रिया के गर्भवती होने की वजह से था, जिसके लिए वो दोनों ही तैयार नहीं थे? शादी को 2 हफ्ते बीत गए, लेकिन हनीमून जैसा कुछ भी नहीं था। शादी में मिले सारे पैसे रोहन के माता-पिता ने अपने पास रख लिए। प्रिया को तो यह भी नहीं पता था कि कितने पैसे आए थे। अब प्रिया और रोहन के बीच छोटी-छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। रोहन इस बात से चिढ़ने लगा था कि प्रिया रात भर करवटें बदलती रहती है, जिससे उसकी नींद खराब होती है। जल्द ही रोहन ने दूसरे कमरे में सोना शुरू कर दिया। ये बात प्रिया को बहुत चुभती थी। वो पहले ही दिन भर रोहन को याद करती थी और चाहती थी कि कम से कम रात में वो उसके पास हो, उसे गले लगाए, उसे थोड़ा प्यार और सहारा दे। प्रिया खुद भी बहुत डरी हुई थी। उसे बच्चे के जन्म से डर लग रहा था। उसे डर था कि कहीं वो अकेले सब कुछ संभाल नहीं पाई तो क्या होगा? अगर बच्चों को कुछ हो गया तो? प्रिया तो खुद अभी मातृत्व के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी। वो कल की एक कॉलेज छात्रा थी और अब अचानक 3 बच्चों की मां बनने वाली थी। उसके पास कोई ऐसा भी नहीं था जिससे वो अपना दिल का हाल कह सके, रो सके। न कोई परिवार, न कोई सच्चा दोस्त। वो कोशिश करती थी कि ज्यादा परेशान न हो। वो सोचती थी कि जब रोहन अपने बच्चों को गोद में लेगा तो उसका दिल पिघल जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन अगले ही दिन रोहन ने उसे एक और झटका दिया। मैं कल काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा हूं, लगभग 3 हफ्तों के लिए। कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। तुम यहां मेरे बिना अपना ख्याल रखना। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। रोहन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं यहां पहले ही अकेली हूं। तुम्हारी मां मुझे पसंद नहीं करती। तुम्हारे पिता भी अजीब नजरों से देखते हैं और अब तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। अगर अगर बच्चे समय से पहले होने लगे तो? मैंने पढ़ा है कि जब एक से ज्यादा बच्चे होते हैं तो ऐसा अक्सर होता है। तब मैं अकेली क्या करूंगी? डॉक्टर पहले ही सोच रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा या नहीं। तुम इतने जरूरी वक्त पर मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? प्लीज रुक जाओ। रोहन गुस्से से बोला। तुम ये सब फालतू की चीजें पढ़ना बंद करो। अभी बच्चे होने में 1 महीना है और तुम अकेली नहीं हो। अगर कुछ हुआ तो मेरे माता पिता तुम्हें अस्पताल ले जाएंगे। समझने की कोशिश करो। मैं ये सब हमारे लिए ही कर रहा हूं, पैसे कमा रहा हूं और तुम बच्चों की तरह जिद कर रही हो। ये मेरे करियर की शुरुआत है, मुझे खुद को साबित करना है। प्रिया को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने झगड़ा नहीं किया। उसने रोहन को विदा किया और उसके लौटने का इंतजार करने लगी। अब प्रिया की जिंदगी उस बड़े घर में एक कैदी की तरह हो गई थी। घर में कई नौकर चाकर थे, लेकिन हर काम वसुंधरा देवी की मर्जी से होता था। प्रिया की राय किसी भी मामले में नहीं ली जाती थी। सब लोग उसके आसपास से ऐसे गुजरते जैसे वो वहां है ही नहीं। ये बहुत अपमानजनक था। एक रात प्रिया की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसका पेट पत्थर की तरह सख्त हो गया और उसे दर्द होने लगा। प्रिया बहुत घबरा गई। वो किसी तरह हिम्मत करके अपनी सास के कमरे तक पहुंची और दरवाजा पीटने लगी। मम्मी जी, दरवाजा खोलिए। मेरी तबीयत बहुत खराब है।
वसुंधरा देवी ने नाराजगी से दरवाजा खोला। क्यों चिल्ला रही हो आधी रात को? अभी तक तो बच्चे हुए भी नहीं और तुमने जीना मुश्किल कर दिया है। क्या हुआ है? प्रिया दर्द से कराह रही थी और उनसे मदद की भीख मांग रही थी। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। पसीना उसके चेहरे पर बह रहा था और उसके हाथ कांप रहे थे। पेट का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। वसुंधरा ने फौरन एम्बुलेंस को फोन किया ताकि कोई मुसीबत उनके सिर न आ जाए। एम्बुलेंस के आते ही वसुंधरा ने कहा, चलो जल्दी करो, पता नहीं क्या मुसीबत है। एक तो समय से पहले ही बच्चे होने लगे। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। प्रिया को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टरों ने 24 घंटे उसकी देखभाल की, उसे ड्रिप लगाई और आखिरकार वो उसकी प्रेगनेंसी बचाने में कामयाब हो गए। लेकिन उन्होंने उसे साफ साफ कह दिया कि अब उसे बच्चे होने तक अस्पताल में ही रहना होगा। उसे निगरानी में रखा गया। प्रिया ने तुरंत अपने पति को फोन करने की कोशिश की। वो चाहती थी कि रोहन जल्दी वापस आ जाए, इस मुश्किल वक्त में उसका साथ दे। लेकिन उसका फोन लगातार बंद आ रहा था। उसने अपनी सास को फोन किया, लेकिन उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। प्रिया बहुत घबरा गई। यह क्या हो रहा है? क्या सबने मिलकर मुझे अकेला छोड़ने का फैसला कर लिया है? मैं यहां अकेली कैसे रहूंगी? मुझे जरूरत का सामान पहुंचाने वाला भी कोई नहीं है। शुक्र है कि प्रिया ने अपनी जेब में थोड़े पैसे रख लिए थे, लेकिन वो बहुत कम थे। उनसे कुछ ही दिनों का गुजारा हो सकता था। अस्पताल में दिन बहुत धीरे धीरे कट रहे थे। न तो रोहन आया और न ही उसके परिवार से कोई। वो उसके फोन का जवाब भी नहीं दे रहे थे। प्रिया के मन में एक भयानक शक पैदा हो रहा था। क्या रोहन ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया है? क्या उसने अपना नंबर बदल लिया है? लेकिन वो इतने दिनों तक बिना संपर्क के कैसे रह सकता है? प्रिया तकिए में मुंह छिपाकर रोती रहती थी। वार्ड में दूसरी औरतें उसे दिलासा देती थीं। वो उसे खाने के लिए कभी सेब दे देती तो कभी संतरा। यहीं प्रिया की दोस्ती एक बुजुर्ग और दयालु सफाई कर्मचारी शांति जी से हुई। शांति जी को भी प्रिया पर बहुत तरस आता था। वो उससे बातें करती, उसे हिम्मत देती। कभी कभी तो वो अपने घर से बना खाना भी ले आती थी। लेकिन प्रिया की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। बच्चे होने का दिन नजदीक आ रहा था और रोहन का कोई अता पता नहीं था। तब प्रिया ने शांति जी से मदद मांगी। शांति जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मुझे बहुत चिंता हो रही है। कहीं रोहन के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया? वो कहाँ गायब हो गया? प्रिया ने रोते हुए कहा, वो मुझे इस तरह हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकता। आखिर हम पति पत्नी हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। प्लीज, क्या आप इस पते पर जाकर मेरी यह चिट्ठी उसे दे सकती हैं? शायद आप ही मेरे लिए कोई खबर ला सकती हैं, वरना मैं तो इस चिंता में पागल हो जाऊंगी। शांति जी मदद करने के लिए तैयार हो गईं। अपनी अगली ड्यूटी पर वो सबसे पहले प्रिया के पास आईं। प्रिया बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन शांति जी ने जो बताया, उसे सुनकर प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिंदा है तुम्हारा पति और बिल्कुल ठीक है। मैंने अपनी आंखों से उसे उस बंगले से निकलते देखा। उसके साथ एक और मॉडर्न सी लड़की भी थी। वो दोनों गाड़ी में बैठ रहे थे। मैंने उसे तुम्हारी चिट्ठी देने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे बहुत अजीब तरह से देखा। फिर उस लड़की की तरफ देखा और कहा, आप गलत पते पर आ गई है। मैं किसी प्रिया को नहीं जानता। उस बेईमान ने तुम्हारी चिट्ठी बिना पढ़े ही फाड़कर फेंक दी। लेकिन उसकी घबराई हुई आंखों को देखकर मैं समझ गई कि वो झूठ बोल रहा है। तो बेटी हिम्मत रखो, उसने तुम्हें छोड़ दिया है। यह सुनते ही प्रिया जोर जोर से रोने लगी। उसके अंदर दर्द का एक गोला फट गया और अचानक उसके पैरों के नीचे पानी बहने लगा। शांति जी ने घबरा कर कहा, अरे बेटी, लगता है बच्चे होने वाले हैं। मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। हिम्मत रखना, मैं अभी आई। हैरानी की बात यह थी कि प्रिया की डिलीवरी बहुत आसानी से हो गई।
डॉक्टर बहुत अनुभवी थे और उन्हें ऑपरेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। 2 प्यारे बेटे और एक नन्ही सी बेटी ने जन्म लिया। प्रिया उन छोटे छोटे रोते हुए बच्चों को देखकर रो रही थी। ये आंसू खुशी के भी थे और गम के भी। वो पूरी तरह से भ्रमित थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करेगी, कैसे जिएगी। वो अब भी किसी चमत्कार की उम्मीद कर रही थी। शायद ये सब एक बुरा सपना हो। शायद रोहन को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो उसे और बच्चों को लेने अस्पताल आ जाए। उसे 2 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी और उसके पास बच्चों के लिए कपड़े तक नहीं थे। वो बहुत घबराई हुई थी। प्रिया ने एक बार फिर उस दयालु महिला शांति जी से मदद मांगी। शांति जी, मेरे पास आपके सिवा और कोई नहीं है। मेरी मदद कीजिए। मेरा एक छोटा सा कमरा है जो अभी किराए पर है। क्या आप उन लोगों के पास जाकर कह सकती हैं कि वो घर खाली कर दें? मुझे कहीं तो रहना होगा। मैं इन 3 बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? रोहन की मां ने मेरा फोन भी ब्लॉक कर दिया है। मैं फिर से अनाथ हो गई हूं। मैं अकेले इन तीनों को घर तक कैसे ले जाऊंगी? मेरे पास तो बच्चों को ले जाने वाली गाड़ी भी नहीं है। शांति जी ने उसे दिलासा दिया। बेटी, तुम इतनी चिंता मत करो। मैं सब कुछ कर दूंगी। तुम घर जाओगी। सुनो, मैं अपने भाई को बोलूंगी तुम्हें लेने आने के लिए। वो फूल और गुब्बारे भी लाएगा ताकि तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस न हो। मेरा भाई अर्जुन बहुत अच्छा और दयालु इंसान है। बस थोड़ा लंगड़ा कर चलता है। उसने एक बच्चे को गाड़ी के नीचे आने से बचाया था। उसी में उसे चोट लग गई। तुम चिंता मत करो। शुरू में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन मैं नगर निगम में भी फोन करूंगी। एक साथ 3 बच्चे होना हमारे शहर के लिए बड़ी बात है। शायद तुम्हें कोई बड़ा घर या कुछ आर्थिक मदद मिल जाए। शांति जी ने आगे कहा, और हम दोनों भाई बहन तुम्हारी मदद करेंगे। मैं देख रही हूं, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। बस तुम्हारा पति ही बेकार निकला। अभी बच्चे छोटे हैं तो डरावना लग रहा है, लेकिन जब ये बड़े होंगे तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सहारा बनेंगे। मैं तो जिंदगी भर अकेली रही हूं, जानती हूं कितना तकलीफदेह होता है। और फिर छुट्टी का दिन आ गया। वार्ड की दूसरी औरतों ने प्रिया को तैयार होने में मदद की। नगर निगम से भी कुछ लोग आए थे उसकी तस्वीरें लेने। शांति जी का भाई अर्जुन नीचे इंतजार कर रहा था। वो एक लंबा, अच्छा दिखने वाला आदमी था, बस थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। उसने प्रिया को फूल दिए और गले लगाकर धीरे से कहा, हिम्मत रखो, मुस्कुराओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी मीडिया वालों ने उन्हें घेर लिया। सवाल पूछने लगे और एक मां के तौर पर उसकी हिम्मत की तारीफ की। उन्होंने उसे 3 कमरों का एक सरकारी क्वार्टर देने का भी वादा किया। इसके बाद शांति जी और अर्जुन ने उसे टैक्सी में बिठाया और घर तक पहुंचाया। प्रिया अपने पुराने छोटे से एक कमरे के घर में दाखिल हुई और एक गहरी सांस ली। आंसुओं ने उसका गला रुंध दिया। वो इन छोटे छोटे बच्चों के साथ अकेली कैसे सब कुछ संभालेगी? न बच्चों के लिए पालना था, न कपड़े, कुछ भी तो नहीं था। और सबसे बढ़कर उसे रोहन के धोखे का दर्द चला रहा था। उसने खुद से एक वादा किया कि वो सबके बावजूद जीकर दिखाएगी और साबित करेगी कि उसे रोहन जैसे इंसान की कोई जरूरत नहीं है। वो उस परिवार से एक पैसा भी नहीं मांगेगी। उसी समय रोहन के घर में हंगामा मचा हुआ था। टीवी पर एक मां के बारे में खबर आ रही थी जिसने 3 बच्चों को जन्म दिया था। सबने देखा कि प्रिया को अस्पताल से लेने एक लंगड़ा आदमी आया था। वसुंधरा देवी चिल्ला रही थी, देखो, देखो इस अनाथ को। मैं कहती थी ना कि ये बच्चे तुम्हारे नहीं है, और तुम मेरी बात नहीं मानते थे। इसे तो बच्चों का असली बाप लेने आया है। मैंने अच्छा किया जो ड्राइवर को कैमरा लेकर भेजा था। अब हम और करीब से देखेंगे कि यह किसके साथ तुम्हारे पीठ पीछे घुलछर्रे उड़ा रही थी। रोहन दुविधा में था। मां, हो सकता है उसने किसी से मदद मांग ली हो। हमने उसके साथ बहुत बुरा किया। मैं प्रिया से प्यार करता हूं और आप मुझे उसे और बच्चों को छोड़ने के लिए मजबूर कर रही हैं। वो मेरी पत्नी है। वसुंधरा गुस्से से चीखी।
तुम कब तक मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे? ठीक है, जब ड्राइवर वीडियो रिकॉर्डिंग लाएगा, तो अपनी आंखों से देख लेना कि उस नर्स के आसपास कौन घूम रहा था। प्यार, प्यार, बंद करो ये सब। मुझे अपने घर में किसी और के 3 बच्चे नहीं चाहिए। वो तुम्हारे बच्चे नहीं है, मुझे पूरा यकीन है। और तुम्हारी प्रिया कहीं नहीं जाएगी। उसे नगर निगम से कोई घर नहीं मिलेगा। मैंने इसका इंतजाम कर दिया है। उसके पास जीने के लिए पैसे नहीं है। देखना, बहुत जल्द वो खुद तुम्हारे पैरों में आकर गिरेगी। तब हम उसे सबके सामने बेनकाब कर देंगे। रोहन की अपनी कोई राय नहीं थी। उसकी मां ने बचपन से ही उसे दबाकर रखा था। हालांकि वो दिल से प्रिया को चाहता था और उसे अपने की पर पछतावा भी था, लेकिन उसमें अपनी मां के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी। ड्राइवर ने अपनी मालकिन को कैमरे की रिकॉर्डिंग तब दी जब वो एक बड़ी बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए जा रही थी। वसुंधरा देवी ने इस प्रेजेंटेशन के लिए बहुत तैयारी की थी। उन्होंने बहुत अच्छी स्लाइड्स बनाई थीं और एक शानदार भाषण भी तैयार किया था। हॉल में बिजनेस की दुनिया के कई बड़े लोग मौजूद थे। उन्होंने अपनी पेन ड्राइव लगाई ताकि बड़े स्क्रीन पर सब लोग उनकी प्रेजेंटेशन देख सकें। लेकिन गलती से उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन वाली पेन ड्राइव की जगह वो वाली पेन ड्राइव लगा दी जिसमें प्रिया के अस्पताल से छुट्टी की रिकॉर्डिंग थी। जब वीडियो शुरू हुआ तो स्क्रीन पर प्रिया और उसकी मदद कर रहा अर्जुन बड़े बड़े अक्षरों में दिखाई दिए। हॉल में बैठे ज्यादातर लोग रोहन की शादी में आए थे और उन्होंने प्रिया को देखा था। सब हैरान थे कि रोहन उसके साथ क्यों नहीं है और यह आदमी कौन है। वसुंधरा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी सारी प्रेजेंटेशन बर्बाद हो गई। सब लोग कानाफूसी कर रहे थे और इस अजीब वीडियो पर चर्चा कर रहे थे। हॉल में बैठे एक उद्योगपति मिस्टर विक्रम सिंह ने वीडियो में दिख रहे आदमी अर्जुन को पहचान लिया। यह वही आदमी था जिसने 1 साल पहले उनके 8 साल के बेटे को सड़क पर एक गाड़ी के नीचे आने से बचाया था। उस समय विक्रम सिंह शहर से बाहर थे। वापस आने पर उन्होंने चौराहे पर लगे कैमरों की फुटेज देखी थी और बचाने वाले का चेहरा उन्हें अच्छी तरह याद था। लेकिन वो कौन था, कहां से आया था, ये पता नहीं चल पाया था। जब तक एम्बुलेंस बच्चे को देख रही थी, वो आदमी वहां से गायब हो गया था। विक्रम सिंह उस नेक इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहते थे और आज उन्होंने उसे फिर से देखा था। उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने अपने जानकारों से पता लगाया कि वसुंधरा के बेटे ने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया है। उन्होंने प्रिया का पता भी निकलवा लिया। वो उस आदमी के बारे में जानना चाहते थे और चूंकि वो छोटे बच्चों के घर जा रहे थे, इसलिए उन्होंने कुछ डायपर और खिलौने भी खरीद लिए। जब वो प्रिया के दरवाजे पर पहुंचे तो एक बहुत ही कमजोर और पीली पड़ी हुई लड़की ने दरवाजा खोला। प्रिया ने उन्हें अंदर बुलाया, हालांकि वो बहुत हैरान थी। माफ कीजिएगा, अगर आप जल्दी बताइए कि क्या काम है। मेरे 3 छोटे बच्चे हैं, आप सुन ही रहे होंगे। उन्हें भूख लगी है। मुझे कुछ भी करने का समय नहीं मिल पा रहा है। विक्रम सिंह ने उसे तोहफे दिए और पूछा, हाँ, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। वो आदमी कौन था जो आपको अस्पताल से लेने आया था? मैंने गलती से एक वीडियो देख लिया। मैं उनसे मिलना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे ढूंढूं। और ये तोहफे आपके और बच्चों के लिए हैं। प्रिया को बहुत अच्छा लगा कि एक अजनबी ने भी उसके बारे में सोचा। उसने जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनका नाम अर्जुन है। वो अस्पताल की एक सफाई कर्मचारी के भाई हैं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मेरी बहुत मदद की। मेरे पति ने हमें छोड़ दिया। मैं आपको शांति जी का पता देती हूँ। वो लोग मेरी बहुत मदद कर रहे हैं, वरना मैं तो बच्चों के साथ बाहर भी नहीं जा पाती। हमारे पास तो बच्चों की गाड़ी भी नहीं है। माफ कीजिए, मुझे बच्चों को दूध पिलाना है। प्रिया की जिंदगी वाकई बहुत मुश्किल थी। बच्चों के लिए मिलने वाले सरकारी भत्ते के अलावा उसकी कोई और आमदनी नहीं थी।
अर्जुन और शांति जी जितनी हो सकती थी मदद करते थे। उन्होंने कहीं से पुराने पालने ढूंढ निकाले जिन्हें अर्जुन ने खुद ठीक किया। बच्चों के कपड़े और नहाने का टब भी ले आए। लेकिन 3 बच्चों को एक साथ उठाना बहुत मुश्किल काम था। प्रिया दिन में बस 2-3 घंटे ही सो पाती थी। वो दिन भर बच्चों के आसपास घूमती रहती थी या उनके कपड़े धोती रहती थी। वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। अगर शांति जी और अर्जुन की मदद न होती तो वो शायद ये सब नहीं कर पाती। शांति जी हफ्ते के आखिर में कुछ घंटों के लिए आती थीं और अर्जुन के साथ बच्चों को घुमाने ले जाती थीं। उस समय प्रिया गहरी नींद में सो जाती थी। इन सब मुश्किलों के बावजूद प्रिया ने हिम्मत दिखाई और तलाकों के लिए अर्जी दे दी। जब रोहन को कोर्ट का नोटिस मिला तो वो घबराकर अपनी मां के पास भागा। मां, सब खत्म हो गया। प्रिया ने तलाक का नोटिस भेजा है और आपने तो कहा था कि वो मदद के लिए भीख मांगने आएगी। अब मैं क्या करूं? ये वसुंधरा देवी भी प्रेजेंटेशन वाली घटना के बाद से परेशान थीं। वो बेटे पर चिल्लाईं, कब तक माँ माँ करते रहोगे? अपना दिमाग इस्तेमाल करना सीखो। अगर वो तलाक मांग रही है तो इसका मतलब है कि मैं सही थी। वो आदमी ही उसके बच्चों का बाप है। उसी समय विक्रम सिंह ने प्रिया की मदद से अर्जुन को ढूंढ लिया और उसके घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजे से ही उसका शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया। अर्जुन जी, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। आपने ही मेरे बेटे की जान बचाई थी। उसे गाड़ी के नीचे से निकाला था और खुद इतनी चोट खा ली। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? अर्जुन थोड़ा शर्मा गया और कहने लगा, अरे साहब, इसमें क्या बड़ी बात है? कोई भी मेरी जगह होता तो यही करता। आपका बेटा साइकिल पर सड़क पर आ गया था और सामने से एक गाड़ी आ रही थी। मैंने बस वही किया जो सही था। विक्रम सिंह ने कहा, मैं प्रिया जी से भी मिला। बेचारी की हालत बहुत खराब है। प्रिया का नाम सुनते ही अर्जुन की आंखों में एक चमक आ गई। मैं उससे स्लूचाइनो मिला। मेरी बहन ने मदद करने को कहा था। उसका पति उससे और बच्चों को छोड़कर चला गया। हम दोनों भाई बहन जितनी हो सकती है मदद करते हैं। मेरी भी नौकरी चली गई थी एक झूठे इल्जाम में। अब मैं एक गार्ड की नौकरी करता हूं। मैं प्रिया के बच्चों के लिए एक अच्छी गाड़ी खरीदना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। विक्रम सिन्हा इस आदमी की नेकी से बहुत प्रभावित हुए। विक्रम सिंह ने तुरंत फैसला किया, सुनिए अर्जुन, आप मेरी कंपनी में काम करेंगे। शुरुआत में मैनेजर के तौर पर, फिर आगे देखेंगे। तनख्वाह अच्छी होगी और बच्चों की गाड़ी की जिम्मेदारी मेरी। मैं उस बहादुर मां की मदद करके बहुत खुश होऊंगा। अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। उस दिन के बाद हमारे सभी किरदारों की जिंदगी बदल गई। अर्जुन ने विक्रम सिंह की कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। वो एक बेहतरीन मैनेजर साबित हुआ और उसका करियर तेजी से आगे बढ़ने लगा। विक्रम सिंह ने अपना वादा निभाया और बच्चों के लिए एक शानदार गाड़ी खरीदी। प्रिया उसे देखकर बहुत खुश हुई। अब बच्चों के साथ घूमना आसान हो गया था। प्रिया और अर्जुन भी एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। अर्जुन अब उनके परिवार का एक हिस्सा बन चुका था। वो प्रिया की बहुत परवाह करता था और उन दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत सुकून मिलता था। प्रिया को अब एहसास हुआ कि उसका और रोहन का रिश्ता प्यार नहीं, सिर्फ एक आकर्षण था। उसे तलाका का कोई अफसोस नहीं था। अर्जुन और शांति जी की मदद से प्रिया को नगर निगम से वो 3 कमरों का क्वार्टर भी मिल गया। अब उनका बड़ा परिवार उस छोटी सी एक कमरे की जगह में नहीं रहता था। समय तेजी से बीत रहा था। बच्चे अब प्ले स्कूल जाने लगे थे और प्रिया को भी उसी अस्पताल में नर्स की नौकरी मिल गई जहां उसने अपने बच्चों को जन्म दिया था। उसकी जिंदगी अब एक रूटीन में ढल गई थी। अर्जुन हर शाम काम के बाद उन्हें घर ले जाने आता था। बच्चे उसे पापा कहकर बुलाते थे और उसकी तरफ दौड़ते थे। अर्जुन भी उन्हें गले लगाकर बहुत प्यार करता था। दूसरी तरफ
वसुंधरा देवी के परिवार में सब कुछ खराब हो रहा था। उन्हें उनके पद से हटा दिया गया था और उनके पति का बिजनेस भी एक गलत निवेश के कारण डूबने की कगार पर था। रोहन शराब पीने लगा था और हर बात के लिए अपनी मां को दोष देता था कि उसने उसका परिवार बर्बाद कर दिया। वो प्रिया को भूल नहीं पा रहा था। उसका ज़मीर उसे कचोटता था। उसने प्रिया से सुलह करने की भी कोशिश की, लेकिन अब प्रिया उसका फोन नहीं उठाती थी। वसुंधरा देवी अब पूरी तरह से हताश हो चुकी थीं। उन्होंने सोचा था कि प्रिया टूट जाएगी और भीख मांगने आएगी, लेकिन उसने तो तलाका ले लिया और अब खुशी से जी रही थी। और वो लंगड़ा गार्ड अब एक बड़ी कंपनी में मैनेजर बन गया था। तब उस औरत ने अपने बेटे को एक और घिनौनी साजिश का हिस्सा बनने का ऑफर दिया। रोहन, बेटा, अगर मैं उस लड़की से तीनों बच्चे छीन लूं, तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? वो तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम उनके पिता हो। रोहन की आंखों में चमक आ गई। हाँ मां, इसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। वसुंधरा देवी ने बच्चों की कस्टडी के लिए कोर्ट में केस कर दिया और प्रिया को फिर से परेशान करना शुरू कर दिया। लेकिन वो केस हार गई क्योंकि उन्होंने खुद ही हर जगह कहा था कि वो बच्चे उनके नहीं हैं। कोर्ट में प्रिया ने भी साफ कह दिया, रोहन इन बच्चों का पिता नहीं है। प्लीज अब मुझे शांति से जीने दीजिए। वसुंधरा चिल्लाई, तुम झूठ बोल रही हो, मैं डीएनए टेस्ट कराऊंगी। प्रिया ने कहा, आप मेरी इजाजत के बिना ऐसा नहीं कर सकती और मैं कभी इजाजत नहीं दूंगी। ए बाहर। रोहन ने प्रिया का हाथ पकड़ लिया और गिड़गिड़ाने लगा, प्रिया, मुझे माफ कर दो। मैं बेवकूफ था। मैंने मां की सारी बातें मानी। मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं। प्रिया ने अपना हाथ छुड़ाया और नफरत से उसे देखा। मैं तुम्हें माफ नहीं करना चाहती। तुम एक डरपोक इंसान हो और जानते हो मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। अगर तुमने मुझे धोखा न दिया होता तो मैं कभी दुनिया के सबसे अच्छे इंसान से नहीं मिल पाती और इतनी खुश नहीं होती। अलविदा, हमेशा के लिए। प्रिया सिर ऊंचा करके वहां से चली गई। रोहन को लगा कि उसने अपने ही हाथों से अपनी दुनिया उजाड़ दी है। उस दिन के बाद वो पूरी तरह टूट गया। उसने जुआ खेलना और पीना शुरू कर दिया। एक दिन उसने एक बड़ा दांव खेला और अपना घर और सारी जायदाद हार गया। कुछ गुंडों ने कर्ज के बदले सब कुछ छीन लिया। यह सब देखकर वसुंधरा देवी का दिमागी संतुलन बिगड़ गया। उन्होंने उन गुंडों को एक आखिरी सलाह दी। उस औरत प्रिया के पास 3 बच्चे हैं, उन्हें अगवा कर लो, तुम्हें अच्छी रकम मिलेगी। यह उस आधी पागल औरत का आखिरी बदला था। उस भयानक दिन प्रिया काम के बाद बच्चों को प्ले स्कूल से लेकर पास के पार्क में घुमाने ले गई। बच्चे खेल रहे थे और प्रिया अर्जुन को फोन करने के लिए अपने बैग में फोन ढूंढ रही थी। बस कुछ पलों के लिए उसका ध्यान भटका और तभी उसने दूसरी मामों की चीखें सुनी। अरे तुम कौन हो? कहां ले जा रहे हो बच्चों को? रुको। प्रिया ने देखा कि 2 आदमी जिन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे उसके तीनों बच्चों को उठाकर एक गाड़ी की तरफ भाग रहे हैं। उन्होंने बच्चों को गाड़ी में डाला और तेजी से चले गए। प्रिया को कुछ समझ नहीं आया। वो जमीन पर गिर पड़ी और चीखने लगी, मेरे बच्चे! किसी ने मेरे बच्चों को अगवा कर लिया, कोई मदद करो। वहां भगदड़ मच गई, लेकिन अपहरण करने वाले गायब हो चुके थे। प्रिया का रो रो कर बुरा हाल था। किसी ने एम्बुलेंस और पुलिस को बुला लिया। अर्जुन जब अस्पताल पहुंचा तो प्रिया को शांत करने के लिए दवाइयां दी गई थीं। वो बस एक ही बात दोहरा रही थी, अर्जुन, मेरे बच्चे, उन्हें ढूंढो वरना मैं मर जाऊंगी। ढूंढ रही है, तुम बस उनकी मदद करो। अभी एक अफसर तुमसे बात करने आएंगे। तुम उन लोगों का और गाड़ी का हुलिया बताने की कोशिश करना। प्रिया अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत करके अपहरणकर्ताओं का स्केच बनवाने में मदद की। और सबसे जरूरी बात, उसने घबराहट में भी उनकी गाड़ी का नंबर देख लिया था। इसी से पुलिस को बड़ी मदद मिली। गाड़ी को शहर के बाहर एक जंगली सड़क पर ट्रैक किया गया
उसके आगे वो कहाँ गई पता नहीं चल रहा था। पुलिस उस इलाके में तलाशी ले रही थी। प्रिया ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मुझे वहां ले चलो। मेरा दिल कह रहा है कि मेरे बच्चे वहीं आसपास हैं। मैं यहां हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठ सकती। अर्जुन उसे मना कर रहा था, लेकिन प्रिया की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। वो उसे उसी जंगली सड़क पर ले गया। उन्होंने आसपास के कई गांवों में बच्चों की तस्वीरें दिखाईं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा था। रात होने वाली थी। वो एक गांव से निकल ही रहे थे कि जंगल में उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखी, जिसमें रोशनी जल रही थी। कुछ देर बाद अंदर से लड़ाई और गोली चलने की आवाज आई। अर्जुन और प्रिया अंदर भागे। उन्होंने देखा कि बूढ़े आदमी ने एक अपहरणकर्ता को पकड़ रखा है और उनके तीनों बच्चे डरे सहमे एक कोने में बैठे हैं। प्रिया दौड़कर उनके पास गई और उन्हें गले लगा लिया। बाद में पुलिस ने पूरे गिरोह को पकड़ लिया। पता चला कि वो बूढ़ा आदमी गोपाल एक बेघर इंसान था, जिसने बच्चों को अपहरणकर्ताओं से बचाया था। वसुंधरा देवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उन्हें पागल खाने भेज दिया गया। रोहन हमेशा के लिए गायब हो गया। प्रिया और अर्जुन ने गोपाल का शुक्रिया अदा किया और उसे अपने साथ रहने के लिए घर ले आए। उन्होंने मिलकर एक नया, बड़ा और खुशहाल परिवार बनाया, जहां प्यार और इंसानियत सबसे ऊपर थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है और अच्छाई किसी न किसी रूप में जरूर लौट कर आती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको प्रिया और अर्जुन की कहानी कैसी लगी। आपका सबसे पसंदीदा किरदार कौन था?